हेलो, मैं अनुराधा राय, एसोसिएट प्रोफेसर बीएड विभाग हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से। आज हम लोग लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। लेसन प्लान क्यों बनाना चाहिए, लेसन प्लान में क्या होना चाहिए, लेसन प्लान क्यों बनाना चाहिए। लेसन प्लान बना के चलने का मतलब है, या कोई भी योजना बना के चलने का मतलब है, समय और एनर्जी दोनों की बचत। हम जब किसी छोटे से कार्य को भी करते हैं और पूर्व योजना बना करके चलते हैं तो इससे हमारे समय की बचत होती है और साथ ही इसमें त्रुटियों की संभावना, गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। हम पूरे प्लान के अनुसार जब चलते हैं तो कार्य जल्दी जल्दी होता है, कार्य में त्रुटि की संभावना कम होती है, सुगमता से कार्य हो जाता है और कार्य के होने के उपरांत हमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि जब भी कोई कार्य उलझा हुआ सा रहे और उसमें बार बार गलतियां हो जाएं तो हमको हमेशा एक परेशानी, एक उलझन रहती है। दूसरी चीज़ है कि जब हम प्लानिंग बना करके चलते हैं तो हमें प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, हमें फीडबैक मिलता है। फीडबैक मिलता है अपनी प्लानिंग के बारे में कि यदि हमने अपने इस कार्य के लिए इस तरीके से, अमुक तरीके से एक योजना बनाई थी, उस योजना में क्या कमी रह गई थी, जिससे कि हम आगे सुधार कर सकें। तो प्लानिंग का जो तीसरा प्रमुख ज़रूरत है, प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें सुधार का अवसर मिलता है। जब हमारे पास एक प्लानिंग है और हमें एक फीडबैक मिल रहा है कि हमारे प्लानिंग में कहाँ क्या कमी रह गई, तो हमें पूरी प्लानिंग को सुधारने की जगह उस पर्टिकुलर एरिया में सुधारने के लिए पर्याप्त समय, पर्याप्त जगह मिलती है। इसके अलावा जब हम प्लानिंग बना के चलते हैं तो हमें अपने आगे के कार्य को करने के लिए एक बेस मिल जाता है। हमें दोबारा जब आगे कोई कार्य करना है तो हमें वापस शुरू से नहीं शुरू करना होता है, बल्कि हम उस पीछे के प्लान के दृष्टिगत अपना आगे का प्लान जारी कर सकते हैं। यानी अगर हमने अपनी अच्छी तरह से लेसन प्लानिंग बनाई हुई है, अपना टीचिंग प्लान बनाया हुआ है, तो फर्दर लर्निंग के लिए, आगे के लर्निंग के लिए हमको एक बेस मिल जाता है। हमें पुरानी चीज़ों को ही दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो तीसरी चीज़ है वो है इंजीनियरिंग ह्यूमन माइंड। क्योंकि यदि एक इंजीनियर जो पुल का निर्माण करता है, सीमेंट और गिट्टी, लोहा जैसी चीज़ों को एक साथ करके और वह एक पुल का निर्माण करता है, उसके पास तो ऑप्शन है। यदि उसका पुल गिर गया या उसका पुल में कोई खराबी आ गई तो वो अपने इस रेशियो को बदल सकता है। लेकिन टीचर जो ह्यूमन माइंड की इंजीनियरिंग करता है, मनुष्य के मस्तिष्क में निहित विभिन्न योग्यताओं को वह अपने शिक्षण विधियों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से उसे परिमार्जित करता है, उसे आकार देता है। तो जो आकृति एक बार टीचर दे देता है तो फिर वो इररिपेयरेबल है। और ख़ास करके छोटे बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अपने टीचर की बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। टीचर ने यदि गलत भी जानकारी दे दी है तो बच्चे उसको फिर उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए वही बात सही होती है। तो ऐसी स्थिति में टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्लानिंग करके आगे बढ़िए, जिससे कि आपसे कोई त्रुटि ना हो सके। प्लानिंग क्या है? क्योंकि टीचिंग में जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्चुअली हम उन एक्टिविटीज़ को, उन क्रियाओं को एक खाका बना करके तैयार करते हैं, उन क्रियाओं का जो कि अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है तो उसके कुछ उद्देश्य निश्चित होंगे और अब उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए टीचर अपनी कक्षा में क्या करने वाला है, इसका एक खाका ही टीचिंग प्लान कहलाता है, या यूनिट प्लान कहलाता है, या लेसन प्लान कहलाता है। क्योंकि यूनिट प्लान यानी जब टीचर अपना प्लान बनाता है पूरी यूनिट के संदर्भ में। टीचिंग प्लान जब टीचर अपने पूरी टीचिंग एक्टिविटीज़ के बारे में डिसाइड करता है कि आज हमें कौन कौन सा विषय पढ़ाना है और किस किस क्लास में हमें क्या करना है, यानी अपने दिन भर की टीचिंग का एक्टिविटीज़ का एक खाका बनाता है। और लेसन प्लान का अंतर ये होता है कि जब टीचर अपने क्लास में जब एक पर्टिकुलर पाठ पढ़ा रहा है तो उस पाठ के अंतर्गत वह किस प्रकार की प्रश्न करेगा, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ को रखेगा, कौन सा वो टीएलएम दिखाएगा,
इस तरह की जो डिटेल्ड प्लानिंग होती है किसी पर्टिकुलर लेसन के संदर्भ में, उसे हम पाठ्य योजना कहते हैं। प्लानिंग के अंतर्गत टीचर सबसे पहले यह सोचता है कि हमें किसे पढ़ाना है, क्योंकि प्रत्येक स्तर की, प्रत्येक अवस्था की अलग आवश्यकता होती है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही पक्षों में प्रत्येक स्तर की अलग अलग आवश्यकता होती है, और यदि आवश्यकता और उसकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले शिक्षण में यदि समायोजन नहीं होगा तो टीचर का सारा प्रयास, कितनी भी अच्छी टीचिंग हो, वो व्यर्थ हो जाएगी। टीचिंग हमेशा बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। टीचिंग में प्रयोग किए जाने वाली भाषा, उसमें दिए जाने वाले कंटेंट और उसके प्रयोग किए जाने वाला मेथड, हर एक चीज़ बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, यानी हम कौन सा विषय पढ़ाने जा रहे हैं, फिर उस विषय में हम कौन सा यूनिट पढ़ाने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर यूनिट में हमारा कौन सा लेसन है, और उस लेसन में हमारा कौन सा टॉपिक है, या फिर उससे भी गहन स्तर पे हमारा कौन सा सब टॉपिक है। तो ये निर्णय प्लानिंग में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसका कितने सूक्ष्म स्तर पर आप विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है हाउ आई विल टीच, यानी शिक्षण का मेथड क्या होगा, विधि क्या होगी। जब भी हम टीचिंग करने जाते हैं तो उसके बहुत से मेथड हैं। लेक्चर मेथड है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, डिस्कशन मेथड है। तो इन सारे बहुत सारी विधियों में से कौन सी विधि हमारे इस पर्टिकुलर क्लास के बच्चों के लिए और इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है, इसका निर्णय टीचर करता है। और चौथा जो निर्णय प्लानिंग के अवस्था में टीचर करता है कि वो ये कैसे जानेगा कि बच्चों ने उसके द्वारा पढ़ाए गए विषय को, उसके द्वारा किए गए अध्यापन में कितना कुछ समझा है, क्योंकि लर्निंग के बिना टीचिंग अर्थहीन है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के हम चले थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं। तो इसको हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारे विद्यार्थियों ने समझा है कि नहीं समझा है, जो चीज़ हम पढ़ाना चाहते थे उसको समझा है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सी विधि अपनाएंगे या क्या मेथड रखेंगे, यह सारे निर्णय टीचिंग के प्लानिंग में टीचर के द्वारा किया जाता है। प्लानिंग ऑफ व्हाट, टीचिंग प्लान बनाने के समय टीचर के लिए 3 एस्पेक्ट्स पे विशेष रूप से उसको निर्णय लेना पड़ता है, प्लानिंग करनी होती है। एंटरिंग बिहेवियर, यदि कोई भी विषय हम पढ़ाने चलें तो टीचर को उसका जो प्रवेश व्यवहार है वो जगाना और उसको जानना, यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एंटरिंग बिहेवियर या प्रवेश व्यवहार किसी भी मकान में नींव की ईंट का जो महत्व होता है वही टीचिंग लर्निंग में एंटरिंग बिहेवियर का होता है। तो एंटरिंग बिहेवियर को कैसे चेक करेंगे, किस माध्यम से हम उसके एंटरिंग बिहेवियर को स्टिमुलेट करेंगे, यह प्लानिंग टीचर को करनी होती है। इसके बाद टीचर को प्लान करना होता है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के बारे में, यानी इसमें टीचर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, इस तरह की जो सारी जानकारियाँ हैं जिसको हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे, वो प्लानिंग भी टीचर को करनी होती है। और तीसरा जो प्लानिंग महत्वपूर्ण है टीचर के लिए करना है वो है असेसमेंट। तो व्हाट टू असेस, हाउ टू असेस, दोनों बातों पर टीचर को सुनिश्चित करना ज़रूरी है। लेसन प्लान के अंतर्गत 4 प्रमुख चीज़ें होती हैं। जो लेसन प्लान या जो ड्राफ्ट हम लोग बनाते हैं उसके अंतर्गत 4 बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। पहला है ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो लेसन हम पढ़ाने जा रहे हैं उस लेसन के पढ़ाने से हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति होगी या किन उद्देश्यों के दृष्टिगत हमने अपने टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया है। ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप ही हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं। और इसके बाद असेसमेंट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, यह भी उन ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड ही होना चाहिए। यदि हम नॉलेज लेवल के ऑब्जेक्टिव्स लेके चले हैं तो हमारा असेसमेंट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी नॉलेज लेवल को ही जांचने वाला होना चाहिए। और असाइनमेंट की एक्टिविटी जो कि सिखाए गए, पढ़ाए गए या बताए गए विषय सामग्री को रिहर्स करने के लिए मौका देता है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातों का होना आवश्यक है और ये तीनों ही आवश्यक हैं। टीचर को विषय का ज्ञान होना चाहिए,
कुछ ना कुछ उसे कंटेंट ज़रूर देना है। प्रायः अगर 40 मिनट का प्लान है तो उसमें 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट से अधिक का कंटेंट नहीं देना चाहिए। अक्सर ये गलती विद्यार्थियों से होती है कि कंटेंट ओवरलोड हो जाता है और उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए उस पूरे कंटेंट को याद रख पाना और समझ पाना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में टीचर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से ही क्लासरूम इंटरैक्टिव होती है, अंतरक्रियात्मक होती है। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे कि टीचर भी इन्वॉल्व हो और स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन भी हो और स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन भी हो। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है क्लास में। उसके वो कैसे करेगा यह टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी चीज़, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्योंकि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जहाँ एक तरफ से स्टूडेंट्स को सहायक होता है दिए गए ज्ञान को मूर्त रूप में ग्रहण करने में या उसे और गहन स्तर पे लर्न करने के लिए, वहीं टीचर के लिए वो एक सहायक सामग्री के रूप में होता है, पूरे पाठ योजना को सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ाने में सहायक होता है। एक अच्छी पाठ योजना के अंतर्गत सटीकता होनी ज़रूरी है। सटीकता यानी जिन उद्देश्यों को लेकर के बनाई गई है पाठ योजना उसके अनुरूप ही होनी चाहिए, क्योंकि लेसन प्लान बनाने के समय हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार अलग अलग होते हैं। नॉलेज लेवल पे, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, फिर एप्लीकेशन लेवल पे और क्रमशः बढ़ते हुए रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग को उद्देशित पाठ योजना बनाई जा सकती है। लेकिन अगर हमारी पाठ योजना बनी है रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग के लिए और हम बच्चे को सिर्फ नॉलेज लेवल की टीचिंग किए जा रहे हैं, तो ऐसा प्लान अच्छा प्लान नहीं कहा जाएगा। प्लान में एक्यूरेसी होने का मतलब है कि जिन उद्देश्यों के लिए पाठ योजना बनाई गई है उन उद्देश्यों के अनुरूप ही उसमें टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ और कंटेंट और असेसमेंट टूल्स आदि समाहित हों। वो लेसन प्लान अच्छा माना जाता है जिसमें अधिक से अधिक एक्टिविटीज़ हों और ये एक्टिविटीज़ वैरायटी के साथ हो, यानी उनमें विविधता हो। ये नहीं कि हर बार हम एक प्रश्न ही किए जा रहे हैं, कभी प्रश्न किया जा रहा है, कभी विद्यार्थियों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखाया जा रहा है या उस लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कराई जा रही है। इस तरह से विभिन्नता होनी चाहिए एक्टिविटीज़ में। तीसरी चीज़ है अपॉर्चुनिटी टू रिहर्स, यानी एक अच्छे लेसन प्लान में जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको अभ्यास कराने का भी पूरा अवसर मिलना चाहिए। प्लान ऐसा नहीं कि एक चीज़ जो पढ़ा दी गई फिर हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। हमारे प्लान में ही इस तरह का अवसर होना चाहिए कि जो कंटेंट पढ़ा दिया, जो कंसेप्ट पढ़ा दिया, उसको दोबारा से अभ्यास करने का उसको मौका उसी में मिल रहा हो। और तीसरी चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर गलतियाँ होती हैं कि बच्चों से, विद्यार्थियों से जो पढ़ाना सीखने के लिए आए हैं, यानी हमारे छात्राध्यापक से टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए यह जानना ज़रूरी है, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि टीचिंग का मतलब सिर्फ इंटरेक्शन नहीं है। टीचिंग की जो एक्टिविटी है उसके अंतर्गत हमको एंट्रिंग बिहेवियर भी चेक करना है और हमको असेसमेंट भी करना है फीडबैक के लिए, और बीच में हमारे पास टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी सिर्फ एक तरफा टीचर के बोलने के लिए नहीं है, इसमें स्टूडेंट इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो ये जब हमें 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी है तो इन तीनों प्रकार की एक्टिविटीज़ में हमारा समय विभक्त होना चाहिए। 40 मिनट के समय को किस प्रकार से इन एक्टिविटीज़ में विभक्त करना है, यह एक अच्छे लेसन प्लान की विशेषता होती है। और एक अच्छा प्लान वो होता है जिसमें पाठ समापन संबंधित एस्पेक्ट जरूर हो। यानी पाठ ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाते पढ़ाते और ऑल ऑफ सडन ब्रेक कर दिया और चैप्टर ख़त्म, असेसमेंट के क्वेश्चंस पे आ गए। जो कुछ भी हम टॉपिक लेके चले हैं वो इस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए कि उसमें समापन कौशल के गुणों को भी समाहित किया जाए कि हमने आज ये चीज़ें पढ़ी, इस विषय में पढ़ा, इस टॉपिक के बारे में हमने ये बातें पढ़ी। इस तरह के स्टेटमेंट्स उसमें पाठ्य योजना में होनी चाहिए। और लेसन प्लान में एक संपूर्णता का एहसास होना चाहिए। जब ऊपर की सारे गुणों को यदि उस लेसन प्लान में समाहित किया जाएगा तो संपूर्णता का गुण अपने आप ही उसमें समाहित हो जाएगा।
क्योंकि जब कोई भी चीज़ संपूर्णता का एहसास लिए हुए होती है तो वह विद्यार्थियों को विषय वस्तु को ग्रास्प करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। एक अच्छे अध्यापक में क्या गुण होने चाहिए? यदि आप इन गुणों को अपने अंदर समाहित करके रखेंगे तो फिर आप एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं और लेसन प्लान बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक अच्छे अध्यापक को क्रिएटिव होना चाहिए, सृजनशील होना चाहिए। जब सृजनशील अध्यापक होगा तो उसके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि आज हम कुछ नया करें, अपने स्टूडेंट्स को हम कुछ नया दें। जब इस तरह की भावना होगी तो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ और असेसमेंट टूल, ये सारी चीज़ें उसे बताना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं में उसके दिमाग में आती रहेगी क्योंकि उसका मूड वैसा है, वो नया करना चाहता है। टीचर अगर हेल्पिंग है, टीचर अपने विद्यार्थियों की मदद करना चाहता है, तो फिर वो शिक्षण को सिर्फ अपनी एक्टिविटी नहीं समझेगा, वह विद्यार्थियों के विकास की दिशा में सोचेगा और अपने विद्यार्थियों की हर पल मदद के लिए तत्पर रहेगा। अध्यापक को हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्धता का ये मतलब नहीं है कि आपका विद्यार्थी आपको रात को 9 बजे 10 बजे आपको फ़ोन कर रहा है और आपसे बात पूछ रहा है, परंतु उपलब्धता का ये तात्पर्य है कि जब भी आपके विद्यार्थी को आपकी आवश्यकता है तो वह आपको कांटेक्ट करने में वो असहज ना महसूस करे, उसे किसी प्रकार का डर ना हो। और चौथा गुण है अध्यापक का, लर्नर का, सीखने वाले का। अध्यापक को सीखने वाला होना चाहिए, लर्नर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अधिगमकर्ता की भूमिका में है तो उसके दो फायदे हैं। एक तो वह स्वयं नई नई बातों को अधिगम करेगा, नई नई चीज़ों को, नए मेथड्स को, नई टेक्निक्स को लर्न करेगा। और दूसरी तरफ यदि वो लर्नर के भूमिका में है तो अपने विद्यार्थियों के लर्निंग स्टाइल को समझ पाएगा, कैसे लर्नर किस लेवल पे अध्ययन करते हैं, किन चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं, इस तरह की बातों पर वो ध्यान दे पाएगा। और टीचर के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। बहुधा देखा जाता है कि जब बच्चे प्रश्न करने लगते हैं, एक पर एक प्रश्न करने लगते हैं, तो टीचर गुस्सा जाते हैं, झल्ला जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर के अंदर धैर्य होना चाहिए, अपने प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्येक जिज्ञासा को वो शांत कर सके, इतना धैर्य उसके अंदर होना चाहिए। और उसकी सोच में आधुनिकता होनी चाहिए। आधुनिकता का मतलब यहाँ पर पोशाक संबंधी आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता का अर्थ है कि जो भी कंसेप्ट हो, जो भी नई बातें आप शामिल कर रहे हैं, जो नया विचार आप शामिल करें, तो उसमें तार्किकता हो, रैशनलाइजेशन हो। आप किसी चीज़ को क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, इस तरह में तार्किकता होनी चाहिए, सिर्फ अंधा अनुकरण नहीं। किसी आपने किताब से कोई टॉपिक ले लिया और उसको एज इट इज़ पढ़ा लिया, ये बात नहीं होनी चाहिए। यदि आपने किसी किताब से कोई कंटेंट लिया है, कोई सामग्री ली है, कोई बात ली है, तो आपने उसको क्यों ली है यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो इस तरह से यदि इन गुणों से युक्त अध्यापक होगा तो वह एक अच्छा लेसन प्लान बना सकेगा और बहुत ही अच्छा टीचिंग कर सकेगा।